हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए फिजिक्स का जो लूसेंट सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं उसके पार्ट 4 में हम पहुंच चुके हैं और लगता है कि 3-4 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स में आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में उनको कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सरल आवर्त गति। आवर्त गति किसको बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं। तो एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पहले वाली गति को दोहराने लगती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। आवर्त मतलब हुआ रिपीटिशन, गति का तो गति ही है, यानी एक खास समय इंटरवल में, यानी 5 सेकेंड 4 सेकेंड 1 सेकेंड, यानी एक खास टाइमिंग में बार बार वो अपनी पुरानी गति को दोहराने लगे तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब अगला है दोलन गति। किसी भी पिंड की साम स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है तो इसके इधर और इसके इधर जो गति किया जाता है, एक बार इधर एक बार इधर, तो यही जो इसकी गति है वो इसके दोलन गति कहते हैं। इसी को बोलते हैं दोलन गति, यानी जो अपने मीन पोजीशन में जहाँ पे वो है उसे इधर उधर जो गति करता है उसी की गति को हम लोग दोलन गति या फिर काल्पनिक गति कहते हैं। अब एक दोलन या एक कंपन क्या है, दोलन करने वाले कोई भी कण अपनी साम स्थिति के एक ओर जाने में, फिर साम स्थिति में आने पर और फिर दूसरी तरफ जाकर फिर से साम स्थिति में आने में जितना समय लगता है उसी को हम एक दोलन कहते हैं। एक दोलन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई मीन पोजीशन है, ठीक है, इससे एक बार आप इधर गए, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आए और फिर यहाँ से उधर गए और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ आए, इस पूरे को बोलते हैं एक दोलन। समझ में आ गया। इसी को पूरे को कहा जाता है एक दोलन या एक कंपन। दोलन करने वाली कोई भी कण अपनी यहाँ मीन पोजीशन के एक ओर जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर दूसरी ओर जाता है और फिर मीन पोजीशन पे आता है, तो इतना को हम लोग बोलते हैं एक दोलन या एक कंपन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब आवर्तकाल किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को उसका आवर्तकाल बोलते हैं। और अभी आप दोलन समझ लिए थे। आवर्तकाल का मतलब हुआ, आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए एक मीन पोजीशन है, ये आपका क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, ये मीन पोजीशन है। तो यहाँ से एक बार आप इधर गए, फिर दोबारा यहाँ आए, फिर उधर गए, फिर यहाँ पे आए, तो इस पूरे तामझाम को मीन पोजीशन से इधर गए, फिर मीन पोजीशन पे आए, फिर इधर गए और फिर यहाँ से दोबारा जो यहाँ आए, इस पूरे को करने में जितना समय लगा है उसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। यानी एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको उसका आवर्तकाल कहा जाता है। अब आवृत्ति किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो कंपन करने वाली कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन कर लेती है, कंपन करने वाली कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ये आप याद रख लेंगे कि जो आवृत्ति होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति को हम n मान लें और आवर्तकाल को t मान लें तो उस स्थिति में आवृत्ति जो है वो 1/, आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है। यानी आवृत्ति और जो आवर्तकाल है उसके अंदर क्या है, आवृत्ति और आवर्तकाल जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आवृत्ति बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा और आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। अब है सरल आवर्त गति किसको बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार गति करने लगता है कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो जाती है तथा त्वरण का जो दिशा है वो मध्यमान स्थिति की ओर होता है, तो उसकी गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। कहता है यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसकी गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति की विशेषता क्या है? सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला तो ये है कि उस पर कोई बल काम नहीं करता है, उस पर कोई भी बल काम नहीं करता है। इसका मतलब है कि दूसरा हो जाएगा उसका त्वरण शून्य होता है, उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अब वेग तीसरा हो जाएगा, वेग अधिकतम होता है। त्वरण तो शून्य होता है लेकिन वेग अधिकतम होता है। चौथा है कि गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है और पांचवा है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है तो उस केस में उस पर कोई बल काम नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है, वेग तथा गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उस स्थिति में क्या होता है? सरल आवर्त गति करने वाला कोई भी कण जब अपने गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर काम करने वाला प्रत्यायन बल भी अधिकतम होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य होता है और वेग शून्य होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा भी क्या होता है? अधिकतम होता है। अब सरल लोलक किसको बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यदि एक भारहीन परंतु लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से किसी पदार्थ को आप बांध देते हैं, भारी पदार्थ को लटका कर बांध देते हैं, तो वो डोरी से जो सिस्टम बनता है उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल लोलक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी है, रस्सी में आपने क्या किया है? नीचे से क्या किया है? नीचे से आपने इसमें क्या किया है? एक गोला सा बांध दिया। क्या बांध दिया? एक गोला बांध दिए है। तो ऐसा जो इसको क्या किया है आपने? इसको आपने क्या किया है? इसको आपने इस पैर से मान लो बांध दिया है, इसको ऐसे करके। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, यही सिस्टम हो गया आपको सरल लोलक। अब इसको जब आप धक्का मारोगे यहाँ से तो ये ऐसे ऐसे डोलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर ऐसे करके करता रहेगा वो। तो सरल लोलक का मतलब है कि यदि एक भारहीन परंतु लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी मजबूत आधार से बांध दिया जाए तो इस समायोजन को हम लोग सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो इसकी गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। और अगर वो जो सरल लोलक है वो जो डोलना शुरू करेगा तो उसकी गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, इसी से सारा मामला फिट हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल होता है यानी टी बराबर होता है टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, जहाँ पे L है डोरी की लंबाई और G है गुरुत्वजनित त्वरण। यहाँ गौर से देखिए तो क्या देख रहे हैं कि T बाहर में है और T और अंडर रूट L/G तो समानुपाती है, लेकिन T और L दोनों ऊपर में है तो T बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। लेकिन G नीचे है और T ऊपर है, तो इस केस में अगर आवर्तकाल बढ़ेगा तो फिर G का मान घटेगा, या G का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। देखिए अब इसी निष्कर्ष से बाकी निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पे क्या हो गया? पहला निष्कर्ष कि T समानुपाती है अंडर रूट L के। देख लीजिए यहाँ पे T और L दोनों ऊपर में है, T और L दोनों यहाँ पे ऊपर में है ना, तो T समानुपाती हो गया अंडर रूट L के। अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ेगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाती है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई जो है थोड़ा घट जाता है, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाता है।
और झूले का आवर्तकाल घटेगा तो झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। ये कहने का मतलब ये है कि झूला झूलते झूलते कोई लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाता है और झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आवर्तकाल होता है 2π√L/g, या तो लंबाई पर निर्भर करेगा या फिर गुरुत्वजनित त्वरण पर निर्भर करेगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये आप याद रख लेंगे। जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे आप। आवर्तकाल जो है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा बोला है टी जो है यानी आवर्तकाल समानुपाती है √L/g के, क्योंकि फार्मूला ही है टी बराबर 2π√L/g, यानी यदि किसी घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है ना। ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा तो फिर आवर्तकाल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। पृथ्वी तल से ऊपर जाओ या नीचे जाओ घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है। आपने पढ़ा था पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये पीछे के लेक्चर में आपने पढ़ लिया है। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर जी का मान घट जाने की वजह से आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। अब बोला है यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएंगे तो वहाँ भारहीनता के कारण जी तो जीरो हो जाएगा। जी अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वहाँ से एल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। एल अनंत तो लंबाई भी क्या हो जाएगा? मतलब आवर्तकाल भी हो जाएगा अनंत। तो जी जीरो होने के कारण क्या कर रहा है? घड़ी जो है, घड़ी का आवर्तकाल भी अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ियाँ काम नहीं करेगी। उपग्रह में लोलक घड़ी जो है वो काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अब देखिए टी और एल दोनों ऊपर में था, टी और एल दोनों ऊपर में था ना, तो लंबाई गर्मी में बढ़ रही है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ रही है तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। आगे कह रहा है कि सर्दियों में एल कम हो जाता है। सर्दियों में एल कम हो जाएगा तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम होगा तो घड़ी तेज चलने लगेगा। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में समय, तो एक चक्कर लगाने में समय अगर आपको 4 सेकंड लग रहा था और आवर्तकाल मैंने कह रहा है कि कम हो गया तब 2 सेकंड लगेगा, तो अब आप तेज़ी से चक्कर लगाने लगेंगे। एक ही घंटा में जो पहले मान लो 10 चक्कर लगा रहे थे अब 20 लगाएंगे आप। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के तुलना में वहाँ का जी जो है वो कम हो जाता है, और जी नीचे दिया है, टी ऊपर दिया हुआ है, तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त होगी थोड़ी सी। तो चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना के बराबर है। यानी ये पूरे जो निष्कर्ष है उस दोनों, बस आपको ये रखना याद कि एक टी है और एक एल है और एक जी है। ठीक है, ये ऐसे करके है। तो टी ऊपर है तो एल भी ऊपर है, तो टी का मान बढ़ेगा तो एल का मान बढ़ेगा, एल का मान बढ़ेगा तो टी का मान बढ़ेगा। लेकिन जी नीचे है तो जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान घटेगा, और टी का मान अगर घटेगा तो जी का मान क्या हो, जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। बस ये आवर्तकाल जो है इसमें इतना ही बात था जो आपको याद रखने लायक था। अब हम लोग पढ़ते हैं तरंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तरंग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तरंग। तरंग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। तरंग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है अयांत्रिक तरंग। तरंगे 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग क्या है? वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम से चलती है।
वैसी तरंगें जिनको संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, बिना माध्यम के वो संचार नहीं कर सकती है। तो उस प्रकार के तरंगों को हम लोग यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहले तो तरंग ही दो प्रकार के थे, यांत्रिक और अयांत्रिक। अब यांत्रिक तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, या वैसे तरंग जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, उसको बोलेंगे यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा है अनुप्रस्थ वेव यानी ट्रांसवर्स वेव। तो पहले पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य मतलब यांत्रिक के अंदर अनुदैर्ध्य है, जब तरंग गति की दिशा जो है वो माध्यम के कणों के कंपन करने के दिशा के समानांतर हो जाती है, तो ऐसी तरंगों को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब तरंग गति की दिशा यानी तरंग की जो गति है उसका दिशा जिस माध्यम में वो गति कर रही है उसके कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ बहुतों को समझ में नहीं आता होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा माध्यम है, मान लीजिए ये पूरा क्या है, माध्यम है। मान लीजिए ये पूरा क्या है, माध्यम है। सपोज कीजिए इस माध्यम में जो कण है वो भी इधर की ओर ट्रैवल कर रहा है, माध्यम में कण भी इधर की ओर ट्रैवल कर रहा है। अब इसके अंदर जो तरंग है, तरंग भी इधर ही के तरफ यात्रा कर रहा है, इसी के समानांतर यात्रा कर रहा है। तो ऐसे गति को बोलेंगे हम लोग, या ऐसे तरंग को बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब हुआ कि तरंग की जो गति का दिशा है वो और उस माध्यम में जो कण है उसके कंपन करने की दिशा दोनों एक ही होती है। ऐसा ना हो कि जिस माध्यम में तरंग चल रही है, तरंग की दिशा ऐसे चल रही हो और माध्यम का दिशा ऐसे चल रहा हो, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग नहीं माने जाएंगे। तो ध्वनि, ये आप याद रखेंगे, जो ध्वनि है ना, ध्वनि वो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। यानी ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य, ध्वनि का जो कण है वो भी उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उस माध्यम का कण चलता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवन नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखेंगे। जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसका ध्रुवन नहीं किया जा सकता है। अब है अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के दिशा के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, यानी ये अगर माध्यम है तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, माध्यम के कण ऐसे चल रहे हैं, जबकि तरंग जो है वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो इस बार दोनों समानांतर नहीं चल रही है, एक चल रही है क्षैतिज में और एक चल रहा है ऊर्ध्वाधर तरफ से ऐसे ऐसे मुड़ के, तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग गति की जो दिशा होती है वो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ये तो अनुदैर्ध्य तरंग के दो उदाहरण थे, लेकिन ये दोनों तरंगे जो है वो किसी न किसी माध्यम में ही चलेगी। अब है अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसे तरंगों को कहते हैं जिनको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है। तरंगे जो है वो निर्वात में भी जा सकती है। इन्हीं को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। अयांत्रिक तरंगे बेसिकली वे तरंगे हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सब फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य परिसर है वो 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। आगे देखते हैं। आगे है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यह उदासीन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो क्या होता है,
या अयांत्रिक तरंग, ये सब क्या है, उदासीन होते हैं। यह अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों रहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सिद्धांत है या विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो व्याख्या है ये किसकी अवधारणा है, तो मैक्सवेल के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। अब तरंग गति, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसी को तरंग गति कहते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। अब है कंपन की कला। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। मेनली आपको जो है वो कोई ये याद रखना है कि निम्नलिखित, ये 6 के 6 निम्नलिखित तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कैसे याद करेंगे? कैथोड कैनाल, अल्फा बीटा, ध्वनि प्रासरव। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें। कैथोड कैनाल, अल्फा बीटा, ध्वनि और प्रासरव तरंगे। तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और प्रासरव तरंगे, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे आयाम पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति यानी मीन पोजीशन की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उसी दूरी को हम लोग दोलन का आयाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मीन पोजीशन है। अब यहाँ इसका हुआ मीन पोजीशन, यहाँ से एक और अधिकतम कितना जा सकता है वो, उसी को उसका आयाम कहते हैं। किसी भी एक और, चाहे इधर जाए या चाहे इधर जाए, किसी भी एक और वो अधिकतम कितना जा सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका आयाम कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपने मेन पोजीशन के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोलन का आयाम बोलते हैं। अब है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कहता है तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी तथा मतलब उसी दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और तरंगे ऐसे ऐसे कवर कर रही है, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो ये जो अधिकतम मीन ऊपर हुआ, ये हुआ इसका क्या? सिंग निकला है ऊपर की तरफ और नीचे है गर्त, तो फिर ये होगा श्रृंग, ये होगा गर्त। समझ रहे हैं बात कि नहीं? तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है? लेम्डा कहलाता है, सॉरी तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और इस तरंग दैर्ध्य को लेम्डा से हम लोग व्यक्त करते हैं। कहता है कि तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या? दो ऊपर का लगातार और दो नीचे का लगातार। तो किसी भी, या तो दो ऊपर के जो लगातार जो सींग निकला हुआ है उसका गैप, या फिर दो नीचे जो गर्त बना हुआ है गड्ढा वाला, उसके गैप का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो ये हो गया आपको अनुप्रस्थ वाले में। लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो तो ऐसे चलती है। कैसे? ये यहाँ काफ़ी नज़दीक हुआ, फिर यहाँ काफ़ी नज़दीक हुआ, फिर यहाँ काफ़ी नज़दीक हुआ, ऐसे करके चलता रहता है। तो यहाँ पे या तो दो काफ़ी गाढ़े वाले में या दो काफ़ी पतले वाले में। तो जहाँ पे संपीड़न बोल रहा है यहाँ पे बहुत सारा स्प्रिंग एक साथ क्या हो गया है? एक साथ जमा हो गया। यहाँ पे हल्के कहीं से है, यहाँ पे हल्के कहीं पे। तो या तो दो पास वाले का गैप या दो दूर वाले का गैप, उसके बीच का जो दूरी है उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगों में। तो अब समझ में आ गया आपको कि संपीड़न किसको बोलते हैं और विरलन किसको बोलते हैं। संपीड़न हुआ ये,
जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करके जा रहे हैं और फिर यहाँ ऐसे से जा रहे हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे से आ गए, तो जो लगातार जो दो गड्ढे वाले जो ज़्यादा मतलब गैप मतलब सटे सटे हुए हैं, ये हुआ संपीडन, और हटे हटे वाले को बोलते हैं बिरलन। तो दो संपीडन के बीच का दूरी या फिर दो बिरलन, दो लगातार बिरलों के बीच की दूरी जो होगी उसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं और इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच एक संबंध होता है जो आपको याद रखना है। तरंग चाल होता है क्या, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। तरंग चाल क्या होता है, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, यानी कि v बराबर एन लेमडा होता है। v बराबर, इसको आप याद रखेंगे, v बराबर क्या होता है, एन लेमडा। v मतलब हुआ तरंग का चाल, एन मतलब हुआ आवृत्ति और लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य। अब आगे पढ़ते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपको याद क्या क्या रखना है। जैसे पहला है गामा किरणें। गामा किरणों के खोजकर्ता पॉल बिलार्ड है। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है, पॉल बिलार्ड है। इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर है वो 10 के पावर -14 मीटर से लेके 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। जबकि इसकी आवृत्ति परिसर की बात करें तो वो 10 के पावर 20 से लेके हर्ट्ज से 10 के पावर 20 हर्ट्ज से लेके 10 के पावर 18 हर्ट्ज के बीच होता है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। मेनली जो आपको याद रखना है वो है कि गामा किरणों का खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। इसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। अब है एक्स किरणें। देखिए, एक्स किरणों का खोज रोंटगन ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था, रोंटगन ने किया था। परावैंगनिक किरणों का खोज रीटर ने किया था। परावैंगनिक किरणों का खोज कौन किया था, रीटर ने किया था। और दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। अवरक्त विकिरण का खोज हर्शेल ने किया था। अवरक्त विकिरण का खोज कौन किया था, हर्शेल ने किया था। जो लघु रेडियो तरंगे है उसको हम हर्ट्जियन तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि इसका खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज ने। तो लघु रेडियो तरंगे या फिर जो हर्ट्जियन तरंग है इसका खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगों का खोज मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। गामा किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन गामा किरणों का खोज कौन किया था, पॉल बिलार्ड ने किया था। 10 के पावर -3 मीटर से लेके 10 के पावर -2 मीटर तक की जो तरंगे होती है उन्हीं को हम लोग सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। यहाँ देख लीजिए कि जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं इसका प्रयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग की जाती है। उसी प्रकार से जो लघु रेडियो तरंगे हैं इसका भी प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न एवं टेलीफोन में किया जाता है। उसी प्रकार से जो अवरक्त विकिरण है, अवरक्त विकिरण का खोज, ये किरणें, ये तो हो गया खोज हर्शेल ने किया था, लेकिन ये किरणें ऊष्मीय विकिरण की है। अवरक्त विकिरण जो है वो ऊष्मीय विकिरण की है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि कुहासे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं और रोगियों को सिकाई करने के लिए भी हम अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। अब है दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया था, इससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। परावैंगनिक किरणों का खोज रीटर ने किया था, सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने में परावैंगनिक किरणें का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी जो है परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करते हैं। अब चिकित्सा एवं औषधि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एक्स किरणों का। आप जानते हैं एक्सरे होता है ना, तो एक्स किरणों का प्रयोग चिकित्सा एवं औषधि कामों में किया जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप तो इसका केवल वैज्ञानिक का नाम याद कर लो, खोजकर्ता, उससे भी काम आपका चल जाएगा। अब हम लोग ध्वनि पढ़ते हैं, ध्वनि तरंग। क्या पढ़ते हैं, ध्वनि तरंग पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं।
ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन उसमें भी ये क्या है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। अब है ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। ध्वनि तरंगों के आवृत्ति परिसर को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उन तरंगों को हम लोग अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, क्योंकि इन तरंगों को हमारी कान सुन नहीं सकती है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं उसको अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अब श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं उनको हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकते हैं, यानी हमारा कान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। तीसरा आता है अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे। इसकी आवृत्ति परिसर तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य का कान इसको नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब इनको सुन सकते हैं। इन तरंगों को, यानी जो पराश्रव्य तरंगे हैं जिनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सब भी सुन सकता है इंसान को छोड़ के, इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से उत्पन्न किया जा सकता है। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंचे होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है। साथ ही इनका जो तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। तो याद क्या रखना है आपको कि जो अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं उसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही छोटा होता है। तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है जबकि आवृत्ति बहुत ऊंचा होता है। चलिए आगे देखते हैं पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ा हुआ, वायुयान हुआ, घड़ी का पाट पुर्जा हुआ, इन सब को साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल होता है। कल कारखाने की जो चिमनियाँ होती है उससे कालिख को हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का ही इस्तेमाल करते हैं। दूध के अंदर यदि हानिकारक जीवाणु को मारना हो, नष्ट करना हो, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग करते हैं। गठिया रोग के उपचार में या मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, याद रखेंगे जो गठिया रोग होता है उसके इलाज में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, दोनों केस में पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। अब ध्वनि की चाल, अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्य रूप से जो माध्यम की इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है तथा घनत्व पर ही निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। क्या माध्यम, जिस माध्यम में ध्वनि ट्रैवल कर रही है उस माध्यम का इलास्टिसिटी कितना है, प्रत्यास्थता कितना है और उसका घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा तो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद जाके गैस में होती है। यानी ध्वनि की मैक्सिमम चाल जो होगी वो ठोस में होगी, उससे कम होगा द्रव में और उससे भी कम होगा गैस में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ये कुछ बात आपको याद रखना है कि जल में ध्वनि की चाल कितना होगा, 1483 होगा, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 332 होगा। वायु में ध्वनि की चाल 332, जल में हो जाएगा 1483 और लोहा में हो जाएगा 5130। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की 2 चीज़ बदल जाती है, चाल और तरंग दैर्ध्य। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल और उसका तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका मतलब हुआ है कि माध्यम चेंज करने पर ध्वनि की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उसके आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि माध्यम बदलने से आवृत्ति तो बदलती ही नहीं है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, न तो दाब का और न ही आवृत्ति का।
तो ध्वनि की चाल पर आवृत्ति और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आवृत्ति को घटा दो या बढ़ा दो, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। आवृत्ति घटा दो या बढ़ा दो, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इधर है, माध्यम का ताप बढ़ा देने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाती है। यानी माध्यम का चाल जो है या वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। यानी ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त जो थोड़ा सा गीला वायु होता है उसका घनत्व जो है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जो गीला वायु होता है उसका डेंसिटी सूखे वायु के डेंसिटी से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी क्योंकि जो नमी युक्त वायु है उसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है शुष्क वायु के तुलना में। बीच बीच में ज़्यादा गैप होंगे तो आसानी से जो है ध्वनि के कण आगे निकल सकते हैं। आगे है ध्वनि के लक्षण किसको बोलते हैं? ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। एक तो प्रबलता होता है, लाउडनेस होता है, एक होता है तारत्व यानी पीच होता है, और तीसरा होता है गुणता, क्वालिटी। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग प्रबलता। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई भी ध्वनि हमको तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक फोन है। ध्वनि की प्रबलता लेवल को किसमें व्यक्त करते हैं? उसका मात्रक फोन है। अब है तारत्व। तारत्व जो है वो ध्वनि की एक ऐसी लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कही जाती है। तारत्व ध्वनि का एक लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होने पर तारत्व भी ज़्यादा होगा। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी ज़्यादा होगा और ध्वनि जो है पतली सुनाई पड़ेगी। वहीं आवृत्ति कम होगी तो तारत्व कम होगा और ध्वनि मोटी सुनाई पड़ेगी। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है कि महिलाओं का आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतला होता है, क्यों? महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि महिलाओं की जो आवृत्ति है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। या फिर कहें कि महिलाओं के जो आवाज़ का तारत्व होता है वो ज़्यादा होता है, इसी कारण वो आवाज़ पतली सुनाई पड़ती है। तो महिलाओं का तारत्व या महिलाओं की आवृत्ति दोनों ज़्यादा होती है। अब है गुणता, क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होती है, उसी को गुणता कहते हैं। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। अब है ध्वनि की तीव्रता क्या है? माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। कहता है कि माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक तो बेल होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट बटे मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल तो एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक प्रयोग किया जाता है जो डेसिबल है, और डेसिबल बेल का 1/10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के भी समानुपाती होती है। यानी केवल देखा जाए तो जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा जो है वो 95 डेसिबल है। मनुष्य की अधिकतम जो श्रव्यता सीमा है वो 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है मनुष्य सुनेगा तो, लेकिन उसके लिए हानिकारक हो सकता है या मनुष्य नहीं भी सुन सकता है। आगे देखते हैं। अगला, प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में क्या संबंध है?
प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध तो ये है कि प्रबलता समानुपाती है log आई, आई माने ध्वनि की तीव्रता, यानी प्रबलता जो है समानुपाती है log तीव्रता के। अब प्रबलता और तीव्रता में अंतर क्या है? तो प्रबलता जो है वो ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई पड़ती है। प्रबलता की वजह से ध्वनि तेज या मंद सुनाई पड़ती है, जबकि तीव्रता की वजह से, कहता है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरता है। प्रबलता आपके चेतना से संबंधित है, प्रबलता जो है वो चेतना से संबंधित है, जबकि ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है, यानी ध्वनि की तीव्रता को आप निकाल भी सकते हैं फार्मूला बेस करके। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, ये आपके बुद्धि विवेक चेतना पे है, कान कितना ठीक है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता को आप माप सकते हैं। प्रबलता सुनने वालों के, जो आदमी सुन रहा है, प्रबलता उसके कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता है, वो तो एक फार्मूला लगाएगा और आंसर हाजिर। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। कहता है ध्वनि स्रोत से दूर किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता जो है वो समान होती है, जबकि दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि प्रबलता तो आदमी के सुनने वाले के कान पर निर्भर करता है। अब है प्रतिध्वनि। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये आप याद रख लेंगे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह जहाँ से ध्वनि टकराएगी उसके बीच का दूरी 17 मीटर होना चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, और जब पानी में बर्फ तैरता रहता है तो उसका 1/10 भाग ऊपर रहता है। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ये आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अब है रेजोनेंस, किसको बोलते हैं? अनुनाद। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम के साथ कंपन करने लगती है। इसी घटना को हम लोग अनुनाद कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम के साथ कंपन करने लगती है। इस घटना को हम लोग अनुनाद कहते हैं। अब है ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इसी घटना को ध्वनि का हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। जब समान आवृत्ति या समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इसी घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही फेज में पहुंच जाती है तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। इसी को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। अब है ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। ध्वनि का जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 मीटर की कोटि का है, यानी जब इसी कोटि का कोई अवरोध इसके रास्ते में ला कर रख देंगे तो ध्वनि उस अवरोध को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी शक्ति ही 1 मीटर की है और आपने अवरोध भी 1 मीटर का लगा दिया है। तो ध्वनि क्या करेगा? अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये किनारे से मुड़कर, यानी अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ने की घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं।
ध्वनि का विवर्तन मतलब हुआ ध्वनि मार्ग में कोई ऐसा अवरोध आ जाए जिसको ध्वनि पार न कर सके तो ध्वनि उसके बाजू से मुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी घटना को हम लोग ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। अब है डॉपलर प्रभाव। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की जो आवृत्ति है उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसी को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कहता है जो सुन रहा है या जहाँ से ध्वनि आ रहा है दोनों में कोई भी एक अगर गति में है तो जैसा ध्वनि उसको सुनाई पड़ना चाहिए वैसा उसको सुनाई नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डॉपलर प्रभाव। अब है मैक संख्या। कहता है किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है उन्हीं को हम लोग मैक संख्या बोलते हैं। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल का जो अनुपात है उस अनुपात को हम लोग वस्तु के माध्यम का मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से ज़्यादा है तो पिंड की चाल पराध्वनिक होगा, सुपरसोनिक होगा। लेकिन यदि मैक संख्या 5 से ज़्यादा हो तो ध्वनि की चाल को हम लोग हाइपरसोनिक बोलेंगे। मैक संख्या 1 से ज़्यादा हो तो सुपरसोनिक और मैक संख्या 5 से ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक होता है। अब है प्रघाती तरंग, शॉक वेव। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है, हाइपरसोनिक हो जाती है, क्या समझे, जब पिंड की चाल जो है वो पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक हो जाती है, अति तो बोला नहीं, सीधा पराध्वनिक बोला है ना। तो जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे के माध्यम में शंक्वाकार डिस्टरबेंस छोड़ने लगता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही हम लोग प्रघाती तरंग कहते हैं। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इसी विक्षोभ के संचरण को हम लोग प्रघाती तरंग कहते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम कल के वीडियो में या फिर अगले पार्ट में हम लोग ऊष्मा पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो सब भी इनसे इंटरेस्टेड हो और लुसेंट पढ़ने के सही तरीका को समझे और कम समय में लुसेंट को ऑडियो फॉर्म में भी रिवाइज कर सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।